अगला हम लोगों का टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है एंग्लो मराठा, एंग्लो मराठा वॉर, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध कुल कितना हुआ था? टोटल 3, कुल 3 युद्ध हुए थे। फर्स्ट, प्रथम युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1775 से 1782 तक। सेकेंड कब हुआ था भाई? द्वितीय जो है 1803 से 1806 तक। थर्ड कब हुआ था? तृतीय कब युद्ध हुआ था? तो तृतीय जो है 1817 से 18 तक, 1817 से 18 तक हुआ था। ठीक है। There were the total 3 Anglo-Maratha war. The first Maratha war was fought since the 1775 to 1782. Second was since 1803 to 1806. Third was 1817 to 1880. अब हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हम लोग टॉपिक किया जा रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में प्लासी से किसको जीत गए? बंगाल को जीत गए। बक्सर, बक्सर से किसको जीत गए? नॉर्थ इंडिया को जीत गए। ठीक है। तो जब बंगाल जीत गए, नॉर्थ इंडिया जीत गए, तो इट वाज द कॉमन फेनामेना टू लुक टूवर्ड्स द साउदर्न इंडिया। एक सहज प्रवृत्ति थी कि दक्षिण भारत की तरफ मूव करेंगे। तो इट वाज द नेक्स्ट मूवमेंट टूवर्ड्स द साउदर्न इंडिया। एंड इन द साउदर्न इंडिया they indulged with the war with मराठा। कहानी क्लियर है? एकदम आराम आराम से चल रहे हैं भाई ना। मैंने आई डिड प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू ना, मैं कहानी जीरो से शुरू करूंगा, एकदम कहानी की तरह हर चीज को क्लियर करूंगा, और क्लियर करने के बाद आपको कहां पर लेकर के आऊंगा? अप टू द लेवल ऑफ यूपीएससी। And up to the level of UPSC you will be able to solve the questions of pre as well as main। तो आइए जो है प्रथम युद्ध पे हम लोग आते हैं। प्रथम युद्ध पे क्या होगा? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक है भाई? 1775 से 1782 तक है। अब थोड़ा सा कहानी जो है पृष्ठभूमि बनना चाहिए ना, कि हम लोग मराठा कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड बनना चाहिए कि ये मराठे थे कौन। अभी मेडाइवल तो आपका हुआ नहीं है। तो आइए थोड़ा मराठों को देखा जाए। मराठा भाई किसके वंशज हैं?
मराठा जो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज रहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज there were two sons. There were two sons of Shivaji. First one was the Sambhaji. संभाजी। बड़े बेटे जो रहते हैं शिवाजी के वो कौन थे? संभाजी थे। दूसरे कौन थे भाई? दूसरे राजा राम थे। शिवाजी एक नाम ही काफी है। जो शिवाजी का नाम ही अगर ले लिया जाए ना, तो एक जो है मानसिक स्तर पे संदेश जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वाभिमान के लिए लड़ा, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वराज के लिए लड़ा, एक ऐसा व्यक्ति जब घनघोर कह सकते हैं कि निराशा की परिस्थितियां व्याप्त थीं, वैसे समय में वो हिंदू पद पादशाही के लिए लड़ा। तो ये कहा जाता है ना कि कण कण की ये मिट्टी है, कहानी कहती है बलिदान की। तो एक छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे जीवन क्या थे? औरंगजेब भाई, मुगलों में औरंगजेब जो था ना वो अपने चरम पे था, और वैसे समय में वो हार नहीं माने। उनकी कहानी तो इतनी इंटरेस्टिंग है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बट दैट इज द मैटर ऑफ द मेडाइवल हिस्ट्री। राइट नाउ वी आर गोइंग टू मेक द इंट्रोस्पेक्शंस व्हाट हैपेंड आफ्टर द छत्रपति शिवाजी महाराज। तो औरंगजेब को क्या था भाई? औरंगजेब को जिद था ना कि मैं नेस्तो नाबूद कर दूंगा इन मराठों को। क्यों नेस्तो नाबूद कर दूंगा? कि औरंगजेब वाज द एरोगेंट मैन। ही वाज द एरोगेंट, मतलब वो भाई अपने 3-3 सगे भाइयों को मारा था ना। लोगों को, जो उनका सबसे बड़ा भाई था दारा सिको था, लोगों को उसमें क्या कहा जाए, लोगों को उसमें अकबर दिखता था। तो दारा सिको का तो गर्दन काट करके, दारा सिको का गर्दन काट करके इसी चांदनी चौक की सड़कों पर, दिल्ली में आइए जो लाल किला के सामने है चांदनी चौक, उसके गर्दन को उसी चांदनी चौक की सड़कों पर घुमवाया गया। क्यों घुमवाया गया? कि जब मैं अपने भाई के साथ इतना बेरहम हो सकता हूं, तो मेरे खिलाफ अगर कोई चू भी कहेगा, if anyone will try to go against the Aurangzeb, when Aurangzeb might be such brutal to the Dara Sikho, जब अपने सगे भाई के प्रति इतना वो निर्मम हो सकता है, तो आम जनता में अगर कोई विरोध के लिए सोचेगा तो उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। मुद्दे की बात है कि औरंगजेब जो है ना वो इगोइस्टिक था, उसके अंदर घमंड था। ठीक है, अपने भाइयों को मारा भाई, वैसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन अपने फादर को, शाहजहां को काल कोठरी में बंद किया ना, वो भी 1-2 साल तक नहीं, 8 साल तक बंद किया। तो उसको लगता है ना कि आई एम व्हाट, औरंगजेब इज द शहंशाह हिंदुस्तान, मैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान क्या, दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। उस समय मुगल जो है हिंदुस्तान की शक्ति नहीं, एशिया में उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं था। सच द माइटी पावर। अभी मैंने आप लोग को बताया ना कि पूरे वर्ल्ड की 25% जीडीपी इनके पास थी। तो वैसे में औरंगजेब को लगता है ना कि ये शिवाजी कोई राजशाही परिवार से तो थे नहीं, इनके फादर जो थे शाहजी भोसले मुगलों के ही उसमें सेवा करते थे कोर्ट में। उनको लगा कि ये मराठा क्षेत्र का भी राजा नहीं है, ये हमारे सामने चीटी है, मैं इसे वो करूंगा। और उसी ईगो में औरंगजेब कहां आता है? साउथ इंडिया आता है। वो कहानी मध्यकाल की है। शिवाजी कब मरते हैं भाई? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का थोड़ा बैकग्राउंड बनना जरूरी है। शिवाजी डिमाइस इन द ईयर ऑफ द 1780। आफ्टर द डिमाइस ऑफ द शिवाजी, हिज एल्डर सन संभाजी टुक चार्ज। ही केम इन पावर एंड संभाजी रूल्ड सिंस 1780 to 89।
1780 से 1789 तक शासन किया। इतिहास गवाह है बच्चों कि संभाजी को क्या किया, इस औरंगजेब ने टुकड़े टुकड़े काटकर भीमा नदी के किनारे कुत्तों को खाने के लिए फेंकवा दिया। ठीक है, किस लिए फेंकवा दिया कि आपके राजा को टुकड़े टुकड़े काटा, मतलब एक पैनिक करना चाहता था, वो डर पैदा करना चाहता था कि हमारे सामने झुक जाए। आफ्टर द डिमाइस ऑफ द संभाजी क्या होता है, इनके जो बेटे रहते हैं, संभाजी के जो बेटे रहते हैं उनका नाम क्या रहता है, साहू रहता है। संभाजी के जो सन रहते हैं, बेटे कौन हैं, शाहू हैं, शाहू हैं। और इनकी जो वाइफ हैं, पत्नी हैं, वो कौन है, पत्नी जो है वो येसुमती हैं, येसुमती है। येसुमती या कहीं कहीं पे येसुबाई भी आपको वो मिलेगा। अब चलिए, अब साहू और येसुमती को क्या किया गया, साहू और येसुमती को कैद कर लिया गया। जैसे वो बाहुबली मूवी में देखे होंगे, आई फील देवसेना नाम रहता है उनका, देवसेना को क्या किया जाता है, कैद में कर लिया जाता है। एंड आई फील कि वो महेंद्र बाहुबली या समथिंग कौन रहते हैं, उनको मार दिया गया रहता है। तो लाइक दैट जो है वो क्या है, साहू और येसुमती मुगलों की कैद में संभाजी को मार दिया गया। अब हु टुक द चार्ज ऑफ मराठा, औरंगजेब को लगता है अब ये हमारे पैरों पे गिर जाएंगे, बट क्या होता है, छोटा भाई राजा राम वो कहता है खबरदार, अभी मराठों में मैं जिंदा हूं। तो राजा राम कब तक इनके साथ लड़ते हैं भाई, तो राजा राम रूल्ड सिंस 1789 टू 1700, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे 1680 तक ये थे। छत्रपति शिवाजी जो महाराज थे ये कब तक रहते हैं, ये 1680 तक रहते हैं। और यहाँ पे 1680 टू 1689, ये भी 1689 से 1700, 1700 तक राजा राम जो है औरंगजेब से लोहा लेते हैं। औरंगजेब से फिर राजा राम की क्या होती है, राजा राम की फिर मृत्यु होता है। और इनकी मृत्यु के पश्चात कब, 1700 में, अब इनको लगता है, अब औरंगजेब को लगता है कि अब मराठवाड़ा हमारे कदमों पे है। अब ऐसे में क्या होता है, राजा राम की मृत्यु के पश्चात कौन आती हैं, इनकी वाइफ हैं, इनकी पत्नी हैं। नाम क्या है उनका भाई, उनका नाम ताराबाई है, ताराबाई है। अब ताराबाई क्या कहती हैं, ताराबाई औरंगजेब को कहती हैं खबरदार, अभी मराठों में मैं जिंदा हूं। तो ताराबाई तो शी वाज द लेडी ना, शी वाज द वुमेन कैरेक्टर। अब ये महिला है तो किसके नाम पे शासन कर रही हैं, राजा राम मर गए, इनके बेटे कितने साल के थे, 5 साल के थे, उनका नाम क्या रखा जाता है, शिवाजी सेकेंड। तो ताराबाई वाज रूलिंग ऑन द नेम ऑफ द हिज सन, और बेटे का नाम क्या रखा जाता है, शिवाजी द्वितीय रखा जाता है, शिवाजी द्वितीय बेटे का नाम रखा जाता है। सही है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, औरंगजेब दुनिया छोड़कर कब चले गए, 1707 में चले गए। 1707 में इनकी मृत्यु होती है। फिर कौन आते हैं, बहादुर शाह प्रथम आते हैं, बहादुर शाह प्रथम आते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही आप लोग सुने होंगे कि इट वाज द डिक्लाइन ऑफ द मुगल, ये मुगलों का क्या था, ये मुगलों का पतन की शुरुआत रहती है। अब बहादुर शाह आते हैं तो ये क्या करते हैं, साम दाम दंड भेद की पॉलिसी को फॉलो करते हैं।
एंड साम दाम दंड भेद की पॉलिसी में अभी भी क्या है, ये संभाजी के जो बेटे साहू हैं वो कहां पे हैं, वो मुगल कैद में है। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो फिर कहानी तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। साहू अभी भी क्या है, 1707 में औरंगजेब मरा है, साहू अभी भी 1689 से इनकी कैद में है। क्लियर है। अब ये क्या करता है, ये सोचता है, ये देखिए दिमाग, साम दाम दंड भेद की जो नीति है, ये क्या सोचते हैं कि ताराबाई शासन कर रही हैं शिवाजी के नाम पे, जबकि वास्तविक उत्तराधिकारी बड़े बेटे का बड़ा बेटा ही, जो एक लॉ ऑफ सक्सेशन है हम लोगों के यहाँ पे ना, उत्तराधिकार का नियम क्या है, बड़ा बेटा का जो बड़ा बेटा वो राजा बनेगा। तो संभाजी के मरने के बाद भाई उत्तराधिकारी तो साहू थे ना, ही वाज द सक्सेसर ऑफ मराठा। उत्तराधिकारी साहू थे, लेकिन साहू कहां है, कैद में है, इसलिए राजा राम राजा बने थे ना। तो आज भी तो उत्तराधिकारी यही हैं। अब इनको लगता है, बहादुर शाह को लगता है कि इनको कैद से छोड़ दिया जाए। कैद से छोड़ा जाएगा तो ये आएंगे अपने मराठवाड़ा क्षेत्र में, आएंगे आकर के अपनी गद्दी की दावेदारी करेंगे। और इन्होंने क्या कैच किया, बहादुर शाह प्रथम ने साम दाम दंड भेद ना, डिप्लोमेटिक मीन्स, इट वाज द डिप्लोमेटिक मीन्स, वो वुमेन साइकोलॉजी को समझ रहे थे, महिलाओं का जो एक इमोशनल नेचर होता है उसको वो समझ रहे थे। इनको पूर्ण विश्वास रहता है कि ताराबाई को अगर ये मतलब करना पड़ेगा कि शिवाजी की दावेदारी छोड़ना, मतलब शिवाजी सेकंड जो हैं ये वो नहीं होंगे, राजा नहीं होंगे, तो ये साइकोलॉजिकली या इमोशनली अटैच हो चुकी हैं कि मेरा बेटा ही राजा बनेगा। और यहां पे साहू अगर कैद से बाहर आएंगे तो लीगली तो ये है भाई ना। तो ताराबाई इस बात को नहीं मानेंगी। अब नहीं मानेंगी तो क्या होगा, मराठों में सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। मराठों में गृह युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। अब मराठों में जो गृह युद्ध की शुरुआत होगा, उस गृह युद्ध से क्या होगा, फायदा किसको होगा, मुगलों को फायदा होगा। तो अल्टीमेटली अब होता भी वही है, ठीक है, अल्टीमेटली जो होता भी वही है। साहू को बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, रिलीज कर दिया। रिलीज मतलब कि जेल से छोड़ दिया, कारागार से मुक्त कर दिया। कारागार से मुक्त करने के बाद ताराबाई से इनका क्या शुरू होगा, सिविल वॉर शुरू होगा। मराठे आपस में लड़ जाएंगे। साहू को कौन सपोर्ट करेगा, साहू को किसका सहयोग मिलेगा, तो इनको सहयोग पेशवा रहेंगे। पेशवा इनका नाम क्या रहेगा, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। हाँ, पेशवा का पद, ये प्रशासन में जैसे वजीर का पद होता था, वैसे ही पेशवा का पद मराठों में होता था। प्रशासन के सर्वे सर्वा कहे जाते थे। साहू युद्ध नहीं जीत पाते हैं ताराबाई से अगर उनको बालाजी विश्वनाथ का सहयोग नहीं मिलता। क्लियर है। तो चलिए, अब पेशवा के बारे में आप समझ गए, तो अब हम लोग पेशवा की ही कहानी देखा जाए। पेशवा पहले पेशवा कौन थे भाई, पहले पेशवा जो हैं बालाजी विश्वनाथ हैं। दूसरे पेशवा कौन हैं, बाजीराव हैं। ठीक है, ये बाजीराव मस्तानी जो कहा जाता है ना, वो वही वाले बाजीराव हैं। तीसरे पेशवा कौन है, तीसरे पेशवा
बालाजी बाजीराव हैं। बालाजी बाजीराव हैं। बालाजी बाजीराव के पश्चात कौन आता है? माधवराव आते हैं। तो थोड़ा सा समय काल को भी समझना जरूरी है कि समय काल, व्हाट वाज द टाइम सिनेरियो ऑफ द बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने 1707 से 1720 तक पेशवा के पद पे रहे। ही वॉज द फेनोमेनन। बाजीराव जो रहते हैं फेनोमेनन रहते हैं, अपने जीवन में 40 युद्ध लड़ते हैं, 40 में एक में भी नहीं हारते हैं। ही enjoyed the पेशवाशिप since 1722, 1740, 1720 से 1740 तक। उसके बाद बालाजी बाजीराव, ये कब से कब तक? 1740 से 1761 तक। बालाजी बाजीराव कब तक? 1740 से 1761 तक। माधवराव जो रहते हैं, माधवराव 1771 से 1761 से 1772 तक। अब देखिए भाई, बड़ा आसान सा ट्रिक है याद करना। बालाजी विश्वनाथ हैं, फिर बाजीराव हैं। तीसरे वाले में बालाजी और इनका बाजीराव, तो तीसरे वाले में दोनों का अंश है, बालाजी बाजीराव। इसी बालाजी बाजीराव के समय में क्या हुआ था? इसी बालाजी बाजीराव के समय में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। 1761 के पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था? मराठों की 28,000 सेना रहती है। अहमद शाह अब्दाली जो रहता है, अफगानी रहता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। इस युद्ध में 28,000 मराठवाड़ा सेना गई थी। 28,000 की 28,000 सेना क्या हुआ? वो मार दिया गया। तो 28,000 सेना मार दिया गया। मारने के पश्चात क्या होता है? इनके बेटे भी मार दिए जाते हैं, इनके भाई रहते हैं वो भी मार दिए जाते हैं। इसी में बालाजी बाजीराव को हृदयाघात होता है, हार्ट अटैक होता है, और ये भी दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। क्लियर है? सही है। अब इंटरलिंक कर दीजिए भाई ना। अब इंटरलिंक कौन सा ईयर है? 1761 है। अंग्रेज क्या कर रहे हैं इस समय? अंग्रेज जो है 1757 में, मतलब 4 साल पहले प्लासी जीत गए कि नहीं जीते? दिस इज द ईयर ऑफ द 1761। 1757 में क्या किए? दे कंकर्ड प्लासी। 1759 में अंग्रेज क्या किए भाई? 1759 में बेदारा में उन्होंने डचों को हरा दिया। 1760 में क्या हुआ? इन द 1760 बैटल ऑफ वांडीवास, वहां पर उन्होंने फ्रांसीसियों को भी हरा दिया। अंग्रेजों के जो मुकद्दर है, द डेस्टिनी ऑफ द ब्रिटिशर्स, वो क्या है? वो राइज कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है। एंड द डेस्टिनी ऑफ द मराठाज, वो क्या हो रहा है? वो डाउन फॉल कर रहा है। 28,000 सेना मार दी गई। अब अंग्रेज को क्या होता है भाई? 1764 में अंग्रेजों ने बक्सर जीत लिया। अभी मैप में वही मैंने आप लोग को दिखाया, ये मैप में वही दिखाया आप लोग को ना कि 1764 में जब बक्सर जीत लिए तो दक्षिण भारत एक स्वाभाविक परिणाम था ना। साउथ इंडिया वाज द ग्रेजुअल, कह सकते हैं कि उनका स्टेप फॉरवर्ड रहता है। तो दक्षिण में तो उनको आना ही था, लेकिन इनके मुकद्दर, ये देखिए अंग्रेज, पूरा इतिहास आप पढ़ेंगे ना, अंग्रेज मुकद्दर के सिकंदर थे। अल्टीमेट रियलिटी बता रहा हूं
कि जो भाग्य जो था ना वो ऊपर वाले से लिखवा कर आए थे। इनको दक्षिण भारत में जाना था भाई, लेकिन हो क्या रहा है, इसी समय इनका मुकद्दर तो देखिए, मराठों की 28 पूरी सेना मार दी गई, along with the son and along with the brother of बालाजी बाजीराव। इंटरलिंक हो रहा है कहानी, मराठों की अब जो घटनाएं और अंग्रेजों की घटनाएं ये इंटरलिंक हो रही है। सही है, ठीक। चलिए, तो अब क्या होता है, अब हृदयाघात हुआ, हृदय, अंग्रेजों को दक्षिण भारत जाना ही था, यहीं पे उनको क्या दिखता है, उनको दिखता है कि ये मराठे तो कमजोर हो गए, मराठे कमजोर हो गए क्योंकि पूरी की पूरी सेना मार दी गई, अब लड़ेगा कौन। ऐसे में कौन आता है भाई, माधव राव आते हैं। 11 साल तक जो है शासन करेंगे, ठीक है। माधव राव के क्या रहते हैं, अपने ही बागी हुए हैं, अपने ही बागी हुए हैं मीन्स की अपने ही जान के दुश्मन बने। द ब्रदर ऑफ माधव राव, इनके भाई का क्या नाम है, तो इनके भाई का नाम, माधव राव के जो भाई हैं, ब्रदर हैं, उनका नाम रघुनाथ राव है। रघुनाथ राव है। रघुनाथ राव क्या करते हैं भाई, रघुनाथ राव पेशवा बनने के चक्कर में, पेशवा बनने के चक्कर में अपने भाई की ही क्या करवाते हैं, हत्या करवा देते हैं। हत्या ही असैसिनेटेड, हत्या करवा देंगे अपने भाई की, क्या करेंगे, अपने भाई की हत्या करवा देंगे। क्यों, क्योंकि ही वांटेड टू बिकम द नेक्स्ट पेशवा। अब जब भाई की हत्या करवाते हैं, इनकी जो वाइफ रहती है, माधव राव की जो वाइफ रहती है, सी वाज अंडर द प्रेगनेंसी पीरियड, वो गर्भ से रहती हैं। कुछ दिनों के पश्चात क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इनके डेथ के, इनके मरने के कुछ समय के पश्चात, सी गेव अ बर्थ चाइल्ड, इनको क्या होता है, एक बर्थ चाइल्ड मतलब इनको एक बेटा होता है, इनको पुत्र की प्राप्ति होती है। और पुत्र का नाम क्या रखा जाता है, ठीक है, पुत्र का नाम जो है माधव नारायण राव रखा जाएगा। माधव नारायण राव रखा जाएगा। अब माधव नारायण राव जो रहेंगे, रघुनाथ राव के जो अपने एम्बिशंस रहते हैं वो क्या होते हैं, अब तो इनका सपना सपना ही रह गया भाई ना। He wanted to become the next पेशवा, बट क्या होता है, इनका सपना सपना ही रह जाता है। अब ऐसे में अभी ये दुनिया में आंखें खोले हैं, माधव नारायण राव भी भाई अभी पैदा हुए हैं ना, मतलब दुनिया में आंखें खोले हैं ना, ये कैसे शासन कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो अब शासन कैसे चलेगा, इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए 12 भाई काउंसिल किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। 12 भाई परिषद जो है, 12 भाई परिषद का गठन होता है। तो 12 भाई परिषद का जो गठन होगा, 12 भाई परिषद का हेड कौन रहेगा, तो द हेड ऑफ द 12 भाई परिषद, इसके मुखिया कौन रहेंगे, 12 लोगों का समूह रहेगा, इसके मुखिया कौन रहेंगे, इसके मुखिया नाना फडणवीस रहेंगे, नाना फडणवीस रहेंगे। कौन है, नाना फडणवीस रहेंगे। अब नाना फडणवीस
कौन है भाई? नाना फडणवीस, ही वाज जस्ट लाइक द कडप्पा। नाना फडणवीस जो रहते हैं ये जस्ट लाइक क्या रहते हैं? कडप्पा रहते हैं। मींस की मौत को आने के पहले, अगर माधव नारायण राव को कुछ भी होना है तो मौत को आने के पहले मंजूरी किससे लेना है? नाना फडणवीस से। ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट लॉयल पर्सनालिटी इन द मराठवाड़ा। रघुनाथ राव क्या चाह रहे हैं? रघुनाथ राव अभी भी पेशवा बनने का सपना देख रहे हैं। पेशवा बनने के रास्ते में रोड़ा कौन है? पेशवा बनने के रास्ते में रोड़ा जो है नाना फडणवीस हैं। नाना फडणवीस सबसे बड़ी बाधा हैं। अब सपना पूरा हो तो कैसे हो भाई? सब कुछ तो इन्होंने किया, लेकिन पेशवाई अभी भी इनके हाथों से बहुत दूर है। इनको लगता है ना कि मुझे पेशवा जो है पूरे भारत में अगर कोई बना सकता है तो ये अंग्रेज बना सकते हैं। तो ये कहां पे जाते हैं? रघुनाथ राव बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास जाते हैं। अंग्रेजों की जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उनके पास जाते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ कौन सी संधि करेंगे? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ सूरत की ट्रीटी करेंगे। सूरत ट्रीटी करेंगे। अब सूरत ट्रीटी में बंबई प्रेसिडेंसी, सूरत की संधि में बंबई प्रेसिडेंसी क्या कहेगा? कहेगा कि ठीक है मैं आपको पेशवा बना दूंगा। सूरत की संधि कब हुआ भाई? सूरत की संधि 1775 में हुआ। 1775 में। नाना फडणवीस की तुलना मैंने किसके साथ किया? नाना फडणवीस की तुलना मैंने जो है कडप्पा के साथ किया। मीन्स की बहुत ही दूरदर्शी, बहुत ही उसके प्रति वफादार रहते हैं। तो नाना फडणवीस अब किससे संधि करेंगे? नाना फडणवीस ही विल मेक ट्रीटी विद कलकत्ता प्रेसिडेंसी। कलकत्ता या बंगाल प्रेसिडेंसी, कलकत्ता नहीं बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ संधि करेंगे। नाना फडणवीस की जो संधि है वो कौन सी संधि कही जाएगी? वो पुरंदर की संधि कही जाएगी। पुरंदर की ट्रीटी कहा जाएगा। तो पुरंदर की संधि कब होता है भाई? पुरंदर की संधि 1776 को, 1776 ईस्वी को होता है। सही है? जहां तक की कहानी सही है। अब थोड़ा सा इंटरलिंक कर लीजिए। थोड़ा सा इंटरलिंकिंग अप्रोच इसमें क्या है कि 1773 में, इन द ईयर ऑफ 1773, देयर वाज द रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट में जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी रहती है या जो बंगाल प्रेसिडेंसी रहती है, इसको बंबई और मद्रास पे क्या किया गया रहता है? ओवरलैप किया गया रहता है। उनके ऊपर जो है अधिनायकत्व दिया गया रहता है। तो ये सबसे पावरफुल जो इंडिया में प्रेसिडेंसी रहती है, नाना फडणवीस उसके साथ ट्रीटी कर ले जाते हैं। अब होगा क्या यहां पे? तो यहां पे जो घटना होगी कि पुरंदर की संधि से बंगाल प्रेसिडेंसी कहेगा कि नहीं, पेशवा कौन होंगे? पेशवा तो माधव नारायण राव ही रहेंगे। अब ऐसे में क्या होता है? ऐसे में बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ये चीजें हर्ट करती हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी किसके पास पहुंच जाएगा? बॉम्बे प्रेसिडेंसी हर्ट होता है, ये जो है वो लंदन की प्रीवी काउंसिल जो रहती है वहां पे चले जाते हैं। और लंदन की प्रीवी काउंसिल में असल में सूरत की संधि में रघुनाथ राव कहे रहते हैं कि मैं आपको जो है वो बेसिन आइलैंड भी दूंगा और मैं आपको सालसेट आइलैंड भी दूंगा। यहाँ पे जो नाना फडणवीस का ये पुरंदर की संधि हुआ था,
यहाँ पे ये केवल साल्सेट देने की बात किए थे। साल्सेट या बेसिन में से कोई एक रहता है, उसे हम लोग नोट्स में देख लेंगे। तो केवल एक देने की बात किए रहते हैं। तो ये भी बंबई प्रेसिडेंसी कहता है लंदन में जाके कि मेरा वाला सौदा ज्यादा लाभ का सौदा है। अल्टीमेटली क्या होगा, लंदन से जो है सूरत की संधि को ही एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और सूरत की संधि के कार्यान्वित करने के साथ ही सूरत की संधि के कार्यान्वित करने के साथ ही 1775 से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाएगा। 75 से शुरू हुआ, अंग्रेजों को लगा कि ये सब कमजोर पड़ गए हैं, 28,000 की सेना मार दी गई है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है ये युद्ध जो है वो कितने साल खींच जाता है, युद्ध जो है 7 वर्ष तक खींच जाता है। अब 7 वर्ष के पश्चात क्या होगा, तो 7 वर्ष के पश्चात जो है कौन सी संधि होगी, तो 7 वर्ष के पश्चात अंग्रेज जो है अमेरिका में फंस जाते हैं। अमेरिका की क्रांति 1776 से शुरू हो जाती है। देन आफ्टर जो है इधर मैसूर इनके ऊपर अटैक कर देता है, हैदर अली आक्रमण कर देते हैं। अंग्रेज जब चारों तरफ से घिरते जाते हैं, तो चारों तरफ से घिरने के साथ वो मराठों के सामने एक तरीके से संधि का प्रस्ताव रखते हैं। तो इस संधि के प्रस्ताव के तहत क्या किया जाता है, कौन सी संधि होती है, सालबाई की संधि होगा। कौन सी संधि होगा, सालबाई की संधि। अब सालबाई की संधि की शर्तें क्या रहती हैं, सालबाई की संधि की शर्तें, माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। रघुनाथ राव को कहा गया भाई कि लालच में है, अगर इनको कुछ नहीं मिलेगा तो फिर से परेशान करेंगे। तो रघुनाथ राव को 3.5 लाख का 3.5 लाख रुपए वार्षिक का पेंशन दे दिया जाता है। 3.5 लाख रुपए वार्षिक का पेंशन दे दिया जाता है। इसके अलावा अब क्या होगा, तो जो मराठे हैं और जो अंग्रेज हैं, बोथ पावर सीडेड बैक टू ईच अदर विनिंग टेरिटरीज। दोनों जो हैं एक दूसरे के विजित जो प्रदेश हैं, उस विजित प्रदेश से अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, मतलब एक दूसरे के जो विजित क्षेत्र हैं उसे लौटा देते हैं। तो इस तरीके से यहीं पर क्या होता है, इस तरीके से यहीं पे आकर के फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इंड कर जाता है। सही है। तो इसे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट भी बता सकता था कि कैसे जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ। फिर वही चीजें हैं कि एक कहानी और एक जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और जो जीरो से मैंने प्रॉमिस किया था वो चीजें क्लैरिफाई नहीं हो पाती। तो टोटल जो सिनेरियो है वो पूरी कहानी के साथ मराठों के पेशवा के उसके साथ आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्लियर हुआ। तो यहाँ पे बस 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ। 2 मिनट के ब्रेक के साथ ही फिर फटाफट तुरंत आपसे मिल रहा हूँ और सेकेंड जो मराठा वार है उस पर हम लोग अब चर्चा किया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, बस ओनली फॉर 2 मिनट्स वी आर जस्ट टेकिंग द ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स।
Yes, we are going to start. Am I audible? Audible? नहीं, आवाज आ रही है मेरी ना? Yes. So right now we did completed the first Anglo-Maratha War. We are going to focus upon the second Anglo-Maratha War. द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध क्या था? अब जो इतनी बड़ी एक जो पेडिग्री मैंने आप लोगों के साथ कवर किया, जो लगभग मैंने 15 मिनट के आसपास का समय मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया। अब यहाँ से पूरी कहानी हम लोगों ने कहाँ से रूट छत्रपति शिवाजी से शुरू किया है, तो वी आर कमिंग कहाँ तक हम लोग आ गए थे? रघुनाथ राव तक आ गए थे। रघुनाथ राव की जो एम्बिशन रहता है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। whatsoever the ambition he wanted to be, he was willing to be the Peshwa, but he could not become Peshwa due to the hurdle of the नाना फडणवीस। नाना फडणवीस उसमें सबसे बड़ी चुनौती के रूप में रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है भाई, इस तरीके से जो है अब समय का धारा प्रवाह जो है, नाना फडणवीस क्या रहते हैं? नाना फडणवीस शासन का सर्वे सर्वा, ही बिकम द सुप्रीम पावर। वाई? बिकॉज माधव नारायण राव वॉज द इन्फेंट। ये एक शिशु रहते हैं, ये एक बालक रहते हैं। अब समय की धारा प्रवाह में क्या है? इन कोर्स ऑफ टाइम दिस वॉज द सिनेरियो। माधव नारायण राव ही बिकेम द पेशवा इन द 1773, 1773 में बने थे। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय की धारा प्रवाह में, राइट नाउ दिस इज द ईयर ऑफ 1795, 1795 का वर्ष आ गया। अकबर के बारे में आप लोगों ने सुना है। अकबर जो है वो कितने साल में? 13 साल 8 महीना, व्हेन ही वाज ओनली एट द एज ऑफ द 13 ईयर 8 मंथ ओल्ड, ही बिकम द बादशाह ऑफ मुगल डायनेस्टी। 13 साल 8 महीना, भाई घर के बच्चे इतने छोटे होते हैं, 14 साल के भी नहीं थे। तो यहां पे जब वो किंग बनते हैं तो ही वाज पैट्रोनाइज्ड बाय बैरम खान, उनको बैरम खान का संरक्षण मिलता है। कब से कब तक? सिंस 1556 टू 1560, 1556 से 1560 तक। अब आगे क्या होता है कि जब एक ग्रोविंग एज होती है, जब आप 17-18 साल की उम्र में पहुंचते हैं, तो देयर आर सम हार्मोनल चेंजेस। बच्चों को लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं। अकबर के साथ भी वही रहता है। अकबर बार बार कहते हैं बैरम खान को कि आई एम जस्ट लुकिंग टू टेक द डिसीजन ऑफ द मुगल रॉयल कोर्ट एज माई ओन विजडम। वो बैरम खान से कहते हैं कि खुदा के वास्ते जो राज दरबार के निर्णय है वो मुझे लेने दीजिए, अब मैं बच्चा नहीं हूं। राइट नाउ आई एम द 18 ईयर्स में, 18 वर्ष का हो चुका हूं। बैरम खान क्या कहते हैं? नहीं, अभी आप बच्चे हैं। तो वो कहानी मध्यकाल की है। बैरम खान को जब हटाते हैं, रास्ते से हटाते हैं, तो अकबर को लगता है कि अब मैं शायद जो है अपना निर्णय ले पाऊंगा। लेकिन अब क्या होता है? आसमान से गिरे तो खजूर पे अटके। अब महामनगा जो रहती है, महामनगा डोमिनेट करना शुरू करती है। देयर इज अ पेटीकोट, देयर इज द एरा ऑफ द पेटीकोट गवर्नेंस सिंस द 1562, 1560 से 1562 तक पेटीकोट शासन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है भाई, इस तरीके से यहां पर भी जो माधव नारायण राव है वो कहते हैं कि निर्णय मैं लेना चाहता हूं। नाना फडणवीस कहते हैं कि अभी निर्णय लेने की उम्र आपकी नहीं हुई है, अभी आप बच्चे हैं, निर्णय मैं लूंगा। जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, जो निराशा होती है, जो हताशा होती है, इन दैट फ्रस्ट्रेशन कहानी का मोड़ देखिए कहां पे आता है। इन 1795 माधव नारायण राव सुसाइडेड। 1795 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने हताशा की स्थिति में आत्महत्या
कर लिया। अब आत्महत्या कर लिया भाई एक 20-22 साल का लड़का, इनकी कोई अपनी संतान नहीं थी, तो पेशवा कौन बनेगा? पेशवा कौन बनेगा? तो पेशवा कोई राज परिवार का ही लड़का बनेगा। नाना फडणवीस तो बन नहीं सकते, नाना फडणवीस तो रॉयल फैमिली से है नहीं। अब ऐसे में क्या होता है, रघुनाथ राव भी दुनिया, जो चाचा रघुनाथ राव रहते हैं वो दुनिया छोड़ करके जा चुके हैं। रघुनाथ राव दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, इनके कौन रहते हैं? इनके बेटे रहते हैं, इनके सन रहते हैं। नाम क्या रहता है? उनका नाम बाजीराव सेकंड रखा जाता है। बाजीराव सेकंड। तो बाजीराव द्वितीय क्या बनते हैं? ये पेशवा बनते हैं। संतान किसकी हैं? रघुनाथ राव की। रघुनाथ राव का कैरेक्टर आपने देखा अभी भाई, नहीं? इनका चरित्र अपने भाई की हत्या कर दिए थे ना, सत्ता के लालच में। तो एक तरीके से निगेटिव कैरेक्टर है, नकारात्मक चरित्र है। और इनके बेटे बाजीराव द्वितीय में किसके रगों का खून है भाई? ये रघुनाथ राव का ही रगों का खून उनके अंदर है ना। ही वॉज ऑल्सो द कोवार्डिस। इनके अंदर भी कायरता के गुण रहते हैं। वंस अगेन लिसन द वर्ड केयरफुली, ही वॉज ऑल्सो द कोवार्डिस। कायरता के गुण रहते हैं। अब कौन से कायरता के गुण है वो अभी मैं आगे बता रहा हूं। तो चलिए, अब जब तक नाना फडणवीस जिंदा रहते हैं, ये कंट्रोल में रहते हैं। जो बाजीराव सेकंड हैं, अंटिल द नाना फडणवीस वाज लाइव, ये जो रहते हैं वो नियंत्रण में रहते हैं। क्योंकि चलती किसकी थी? चलती नाना फडणवीस की थी। वंस अगेन इन कोर्स ऑफ टाइम, समय की धारा प्रवाह में 1800 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। नाना फडणवीस डिमाइज्ड इन द ईयर ऑफ 1800, 1800 में इनकी मृत्यु। अब नाना फडणवीस ही वो एक तरीके से थे ना जो इनके ऊपर नियंत्रण लगाए थे। नाना फडणवीस के मरने के बाद बाजीराव सेकंड बिकम वाइब्रेंट। अब ये क्या हो जाते हैं? ये अनियंत्रित हो जाते हैं और अपना जो वही घिनौना, वो कह सकते हैं क्वार्डिस वर्क है, वो करना। अंग्रेजों से लड़ने की हिम्मत नहीं है। किसी भी विदेशी जो अपने पड़ोसी राज्य है उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये मराठों को मराठों से ही लड़ा रहे हैं, अपनों को अपनों से लड़ा रहे हैं। एंड ही इज गेटिंग एंजॉय। उसमें इनको बहुत मजा आ रहा है। ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा गया। मराठों की बहुत सारी ब्रांचेस थी। ग्वालियर में सिंधिया रहते थे, इंदौर में होलकर रहते थे, बड़ौदा में गायकवाड़ रहते थे, एंड नागपुर में भोसले रहते थे। आपस में ही लोगों को लड़वा रहे हैं। एक दिन की घटना रहती है, सिंधिया के सहयोग से, सिंधिया के सहयोग से इन्होंने यशवंत राव होलकर रहते हैं, यशवंत राव होलकर के भाई हैं, बिट्ठू जी की हत्या करवा देते हैं। यशवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या करवा देते हैं। अब बिट्ठू जी की मृत्यु होती है भाई, जो कहा जाता है ना, अपने तो अपने होते हैं, भाई के गुजरने का जो गम रहता है। यशवंत राव होलकर लेड द मिलिट्री एक्सपेडिशन ओवर द बाजी। अपने भाई के मरने का इतना ज्यादा गुस्सा इनके अंदर रहता है कि इन्होंने आक्रमण किया। कहां पे? पूना में। पूना इनका हेडक्वार्टर रहता है पेशवा का। अब पूना पे आक्रमण रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। जो यशवंत राव होलकर रहते हैं, पेशवा क्या करते हैं? बाजीराव द्वितीय पूना छोड़ करके भगते हैं। पूना छोड़ करके कहां भगेंगे? तो पूना छोड़ करके बंबई जाते हैं। जब बंबई जाते हैं तो वहां भी इनका पीछा करते हैं। जब वहां पे पीछा होगा तो अब भगे तो कहां भगे भाई? तो बंबई छोड़ करके कहां जाएंगे? बंबई छोड़ करके पहले पूना से बॉम्बे, बॉम्बे से फिर कहां? बॉम्बे से बेसिन आइलैंड पर आते हैं। बेसिन द्वीप पर आते हैं। अब इस बेसिन आइलैंड पे ऑन द डेट ऑफ 31 दिसंबर 1802, 31 दिसंबर 1802 को ये कौन सी संधि स्वीकार करेंगे?
लॉर्ड वेलेस्ली हैं, लॉर्ड वेलेस्ली हैं, इनका सब्सिडियरी अलायंस, इनका जो सब्सिडरी अलायंस है इसे स्वीकार करेंगे। सब्सिडरी अलायंस का मतलब है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को क्या करेंगे, सहायक संधि को स्वीकार करेंगे। चूंकि ये ट्रीटी कहां पे हुआ था, ये ट्रीटी बेसिन में हुआ था, बेसिन में हुआ था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे बेसिन की संधि कहते हैं। तो जो सब्सिडरी अलायंस है इसके बहुत सारे प्रावधान रहते हैं। सहायक संधि जो रहता है इसके बहुत सारे प्रावधान रहते हैं। पहला प्रावधान क्या रहता है, पहला प्रावधान रहता है कि जो भी सहायक संधि को स्वीकार करेगा वो अपने खर्च पर क्या रखेगा, अपने खर्च पर अपने राज्य में एक अंग्रेजी सेना रखेगा, अपने खर्च पर अपने राज्य में एक अंग्रेजी सेना रखेगा। The power who will accept the subsidiary term and condition of the subsidiary alliance, they will have a British army in their territory on their own expenditure. अगला क्या रहता है, अगला रहता है कि आपके राज दरबार में जो स्वीकार किया है उनके राज दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा, एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा। तो इनके राज दरबार में कौन है भाई, एक ब्रिटिश रेजिडेंट है। मीन्स देयर वाज द प्रोविजन इन दैट सब्सिडरी अलायंस अ ब्रिटिश रेजिडेंट विल हैव प्रेजेंस इन द रॉयल कोर्ट ऑफ दैट रीजनल स्टेट्स। अगला प्रावधान क्या रहता है, तो अगला प्रावधान है कि किसी भी विदेशी शक्ति के साथ संबंध, विदेशी शक्ति से संबंध नहीं रखेंगे बिना अंग्रेजों की अनुमति के। दैट रीजनल स्टेट्स विल नॉट हैव एनी एक्सटर्नल अफेयर्स to any foreign powers without prior consent to Britishers। ठीक है, बिना अंग्रेजों की सहमति से किसी भी विदेशी शक्ति से संबंध नहीं रखेंगे। अगला क्या है, उस रियासत का जो विदेशी वो है, जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स है, मतलब एक किसी विदेशी शक्ति के साथ संबंध नहीं रखना है, और उनकी जो वैदेशिक नीतियां हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, दैट विल बी गाइडेड बाय ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के द्वारा उनकी विदेशी नीति को निर्देशित किया जाएगा। तो ये सारे जो शर्तें रहती हैं, इन शर्तों को जो मानेगा उनकी रक्षा अब अंग्रेज करेंगे। चाहे आंतरिक चुनौतियां हो, ईदर दैट इज द इंटरनल चैलेंजेस, इधर कोई पड़ोसी राज्य अगर आक्रमण करता है तब भी अंग्रेज सहायता करेंगे। तो बाजीराव के साथ क्या रहता है भाई, बाजीराव के साथ इंटरनल चैलेंजेस ही रहता है ना, आंतरिक चुनौतियां ही रहती है। यशवंतराव होलकर ही इनको वो हुए थे ना। बाजीराव तो जो है वो आनन फानन में बाजीराव सेकंड जो है वो साइन कर देते हैं। अब साइन कर देते हैं तो क्या होता है, इसके हस्ताक्षर के साथ ही अब मराठे जो रहते हैं वो मराठे कहते हैं हम इसको नहीं मानते, हम अपने वैदेशिक संबंध को, अपनी संप्रभुता को गिरवी नहीं रखेंगे। राइट नाउ द ब्रिटिशर्स, राइट नाउ द मराठास आर सेइंग दैट दे विल नॉट सबमिट देयर सोवरेनिटी इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स। कहते हैं हम अपनी संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्या कहा जाए भाई, ये कहा जाता है ना कि एक्सपोज हो गए हैं, वो जो ढोल के अंदर पोल कहा जाता है ना, कि मतलब इनके आंतरिक जो मतभेद हैं वो उजागर हो गए हैं। द इंटरनल डिफरेंसेस ऑफ मराठा हैज बीन राइट नाउ
एक्सपोज्ड। अब अंग्रेजों को तो वही चाहिए था भाई, पहले वाले में तो हारे हुए थे, दूसरे वाले में मौका मिलता है, एक एक करके सबको अंग्रेज आसानी से हरा देते हैं। तो एक एक करके कैसे हराते हैं, तो बेसीन की संधि के पश्चात अब वो सिंधिया को पराजित करते हैं। सिंधिया को पराजित करके कौन सी संधि, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया, सुरजी अर्जन गांव की संधि करते हैं। सुरजी अर्जन गांव की संधि करते हैं। अब सिंधिया को हराने के पश्चात फिर किसको हराते हैं, ये भोसले को हराएंगे। भोसले को पराजित करके कौन सी संधि, देवगढ़ की, नहीं सबसे पहले एक सेकेंड, सबसे पहले ये भोसले को हराएंगे। सबसे पहले भोसले को पराजित करते हैं। भोसले को पराजित करने के पश्चात कौन सी संधि होती है, देवगांव की संधि होती है। देवगांव की संधि, इसके बाद फिर सिंधिया को हराएंगे। सिंधिया को हराने के पश्चात सुरजी अर्जन गांव की संधि होगी। इसके पश्चात वो होलकर को हराएंगे। होलकर को पराजित करके कौन सी संधि, राजपुर घाट की, राजपुर घाट की संधि करते हैं। ये संधि का क्रम जब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन बनाएंगे ना, तब जाकर के आपको इस तरीके से इतना गहराई में जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रश्न प्रश्न होता है। मैंने इसीलिए कहा कि इसे आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले देवगांव की संधि, फिर सुरजी अर्जन गांव की संधि, फिर राजपुर घाट की संधि होता है। मराठे द्वितीय उसमें हार गए। अब क्या होता है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक, 1817 से 18 तक। कारण क्या रहता है, कारण इसका रहता है सप्रेशन ऑफ पिंडारीज, सप्रेशन ऑफ पिंडारीज, पिंडारियों का दमन रहता है। ये पिंडारी कौन रहते हैं भाई, पिंडारी मराठों का बैकबोन रहते हैं, मराठों की कह सकते हैं सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी रहते हैं। मराठों की सफलता इन पिंडारियों पे रहता है। ये पिंडारी बिना वेतन के मराठों की तरफ से युद्ध लड़ते थे, और युद्ध भी किस लिए लड़ते थे कि जब जीत आपको दिलवा देंगे तब क्या करेंगे, खुली लूट की छूट हमें दे दीजिएगा जिनको हम पराजित किए हैं उनके राज्य में। मराठों के लिए विन विन कंडीशन था भाई ना। विन विन कंडीशन में तो कोई सैलरी नहीं देना है, और दूसरा कंडीशन क्या था कि ये मोर देन 100% अपना परफॉर्म करते थे। 100% से भी ज्यादा ये अपनी क्षमता लगाते थे। क्यों, क्योंकि जान की बाजी लगाए हैं, जीतेंगे तभी कुछ लाभ मिलेगा, जब लाभ मिलेगा तभी रोजी रोटी चलेगी। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स अगले गवर्नर जनरल आते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक शासन किए थे। 1813 में जो इन्होंने शासन करना शुरू किया, पिंडारियों का दमन करते हैं। पिंडारियों के दमन के साथ बाजीराव द्वितीय को लगता है कि ये तो अब हमें ही हटाने की तैयारी है। बेसीन की संधि उन्हें पेशवा स्वीकार किया गया था ना, तो बाजीराव द्वितीय को लगता है कि ये तो अब हमें ही हटाने की तैयारी है। और इस तरीके से क्या होगा, वो कहावत आप लोग सुने हैं, अब पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। या पछताने से क्या मिलने वाला है भाई, अब ये कहते हैं कि युद्ध होगा। युद्ध क्या होगा सबको पता था, बड़े आसानी से इनको हरा दिया जाता है। हराने के पश्चात मंदसौर की संधि होगी, और उसके तहत इनको बाजीराव द्वितीय को पेंशन दे दिया जाएगा। मतलब राइट नाउ द बाजीराव सेकेंड विल बी नो एनी लीगल पावर, कोई एक शक्ति नहीं रह जाएंगे, और
पेंशन दे दिया जाएगा, जैसे मुगलों को पेंशन दे दिया गया था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से फिर ये जब मरते हैं, इनकी कोई पुत्र नहीं रहते हैं बाजीराव द्वितीय के, तो ये किसको वो करते हैं, तो आगे चल करके इन्होंने एक अपने पुत्र को गोद लिया था, उनका नाम नाना साहब, जो कानपुर में रहते हैं। अरे सुने होंगे ना, नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। तो नाना साहब जो कानपुर में रहते हैं, उनको इन्होंने गोद लिया था। आगे चल करके डलहौजी जो है उनकी पेंशन भी बंद, अभी इनको पेंशन मिल रहा है, बाद में इनकी पेंशन भी बंद हो जाएगी। और जैसे ही पेंशन बंद होता है, अब क्या होगा, पेंशन बंद होने के साथ ही 1857 की क्रांति होता है। तो चलिए, इस तरीके से जो है वो एंग्लो मराठा वार भी आप लोगों का समाप्त हुआ। एक एक स्टेप को हम लोग लेते हुए चल रहे हैं, पूरी एक हॉलिस्टिक डायमेंशन के साथ इसे भी कंप्लीट किए। अब हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, अब हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर पे आते हैं। कहाँ पे, एंग्लो मैसूर वॉर, आंग्ल मैसूर युद्ध पर, आंग्ल मैसूर युद्ध पर आते हैं। अगर मैप आप देखेंगे तो फिर से कवर करा दूं, 1757 में बंगाल को जीत गए, 1764 में नॉर्थ इंडिया को जीत गए। दक्षिण भारत में 3 रहते हैं, मराठा आपने कर लिया महाराष्ट्र के क्षेत्र में। कर्नाटक के क्षेत्र में कौन रहते हैं, कर्नाटक के क्षेत्र में मैसूर हैं। हैदराबाद के क्षेत्र में निजाम है। निजाम जो रहते हैं वो अंत तक इनके प्रति लॉयल रहते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कुल कितने मैसूर युद्ध हुए थे, तो कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम, द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, प्रथम युद्ध कब से कब तक हुआ था? द फर्स्ट बैटल वॉज फॉट 1767 to 69. Second battle was fought 1780 to 84. Third one is 1790 to 92. Fourth one was 1799. ठीक है। अब प्रथम युद्ध जो है वो किस संधि के साथ समाप्त हुआ? बाय ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। दूसरा वाला किससे समाप्त हुआ? दूसरा वाला ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, वहां पे मंदसौर की संधि, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मंदसौर की संधि हुआ था। कान खोल के सुनिएगा, यहां पे मंदसौर और मंगलौर एक जैसा ही लग रहा है। यहां पे मैंगलोर की संधि हुआ था।
मंगलौर की संधि हुआ था। ठीक है, मंदसौर की संधि, मंगलौर की संधि। तृतीय वाला किससे हुआ था? ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम की संधि के द्वारा। चतुर्थ जो था इसमें क्या हुआ भाई? चतुर्थ में मैसूर का विलय हो गया, मैसूर पर आधिपत्य हो गया। तो चलिए चार जो है वो युद्ध होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब कहानी क्या रहता है? कहानी जो प्रथम में है, प्रथम और द्वितीय में कौन है? प्रथम और द्वितीय में हैदर अली है। यहां पे कौन है? हैदर अली है। ठीक है, और हैदर अली जो है 1782 में मरे रहते हैं, द्वितीय के दौरान ही। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में कौन है? द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान है। 64 को जब जीतते हैं, बक्सर को जीतते हैं, बक्सर को जीतने के पश्चात अंग्रेजों को लगता है कि भाई उत्तर भारत हो गया, दक्षिण भारत में मैसूर के ऊपर आते हैं। मैसूर के ऊपर आते हैं तो फूट डालो और राज करो की जो नीति रहती है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो रहता है, उसके तहत वो क्या करते हैं, ये मराठों को और निजाम को अपनी तरफ मिला लेते हैं। मराठा, निजाम और अंग्रेज ये तीन मिलकर के क्या हो जाते हैं? त्रिगुट संधि हो जाती है। हैदर अली क्या रहते हैं? हैदर अली अकेले पड़ जाएंगे। अब हैदर अली क्या रहते हैं भाई? हैदर अली हर फन में माहिर रहते हैं। जब हर फन में माहिर रहते हैं तो मराठों को और निजाम को लालच देते हैं। लालच देके कहते हैं कि कुछ न कुछ आप फायदे के लिए ही अंग्रेजों से मिले हैं, वो फायदा आप हमसे ले लीजिए, और हमसे लेने के पश्चात आप एक जो विदेशी शक्ति हैं, जो ये फिरंगी हैं, उनसे लड़ने में हमारे साथ करिए। तो इन द लेटर ईयर्स व्हाट हैपेंड? इन द लेटर ईयर्स हैदर अली फॉर्म द ट्रिपल अलायंस बाय द सपोर्ट ऑफ मराठा और निजाम को ये अपनी तरफ मिला लेते हैं। और फाइनली क्या होता है? अंग्रेज बैकफुट पे आते हैं। और अंग्रेजों की कहानी थी कि जब भी वो कमजोर होते थे वो पैरों पर गिरते थे। राइट नाउ ब्रिटिशर्स मेड द ट्रीटी ऑफ मद्रास। अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास, both parties ceded back to the each other winning territory। दोनों जो वो रहते हैं, शक्तियां रहती हैं, एक दूसरे के विजित प्रदेशों से पीछे चले जाते हैं। यहां पे हैदर अली जो मद्रास की संधि में एक और शर्त मनवाते हैं, वो क्या रहता है? वो कहते हैं कि जब भी मेरा किसी दूसरे के साथ युद्ध होगा तो अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज हमें सैन्य मदद देंगे। तो ब्रिटिशर्स ऑल्सो प्रोमिस दैट दे विल प्रोवाइड द मिलिट्री एड टू द हैदर अली व्हेन द मैसूर रियासत नीडेड दैट। चलिए, तो अब मद्रास की संधि समाप्त। द्वितीय वाला कैसे होगा? द्वितीय युद्ध कैसे होता है? द्वितीय जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो कैसे होगा? अब मराठों पे आइए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में 1775 में शुरू हो गया था ना, 75 से 82 तक चला था भाई। कहिए तो मैं आप लोग को वो स्लाइड खोल के दिखा देता हूं। प्रथम जो एंग्लो मराठा वॉर है, हाँ यहाँ पे देखिए, ये 1775 से 82 तक।
तो 75 से अंग्रेज किससे फंसे हुए हैं? अंग्रेज जो है मराठों के साथ इन्वॉल्व हैं। अगले साल अमेरिका में क्या होता है? अमेरिकन रिवॉल्यूशन 76 में वहां पे फंस जाते हैं। हैदर अली के लिए क्या रहता है? हैदर अली के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी रहता है। तो हैदर अली जब मराठों के साथ इनकी हैदर अली की थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट होता है 1773 में, 1773 में, और 1773 में जब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां पे क्या होगा? उस कॉन्फ्लिक्ट के पश्चात अंग्रेज जो है इनको सैन्य मदद नहीं दिए रहते हैं। हैदर अली तभी से जान गए थे कि इनके साथ कोई दूसरा युद्ध होगा। तो ऐसे परिवेश में क्या होता है? ऐसे परिवेश में क्या होगा? वो वाला स्लाइड कहां गया भाई? एक सेकेंड। हाँ, तो ऐसे परिवेश में क्या होता है? ऐसे परिवेश में हैदर अली जब देखते हैं कि अंग्रेज फंसे हुए हैं, ही इज ट्रैप्ड इन द वॉर, तो 1780 में वो मराठों को अपने साथ, मराठों से लड़ ही रहे होते हैं पहले से, मराठों को अपने साथ मिलाते हैं और अंग्रेजों पर अटैक करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हैदर अली जो है इनिशियली जो है विन करते हैं। बाद में ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, बाद में कौन आता है? बाद में सर आयरकूट आते हैं। और सर आयरकूट आते हैं, ये आकर के क्या करेंगे? ही वॉज द वेरी स्किल्ड मिलिट्री जनरल। ये आकर के हैदर अली को पराजित करते हैं। हैदर अली बैडली वुंडेड इन द ईयर ऑफ द 1782, 1782 में वो बुरी तरह से घायल हो जाएंगे। अब घायल होने के कुछ ही समय के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। हैदर अली का 18 साल का लड़का टीपू सुल्तान, ही राइट नाउ टेक द चार्ज ऑफ बैटल। अब 1782 में वो युद्ध का जो है वो चार्ज, मतलब कि जो नेतृत्व है वो अपने हाथों में ले लेंगे। अब अपने हाथों में नेतृत्व लेते हैं। अंग्रेजों को लगता है 18 साल का लड़का हमसे कितने दिन लड़ेगा। उनको लगता है कि कुछ ही दिनों में हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन इनको शायद नहीं पता था कि टीपू सुल्तान की रगों में हैदर अली का खून था। टीपू सुल्तान जो था वो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा था, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा था। युद्ध 2 साल लंबा खिंच जाता है। तो अंग्रेजों के लिए एवरीथिंग वाज द मैटर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ब्रिटिशर्स। उनके लिए लाभ और हानि का ही खेल युद्ध होता था। अंग्रेजों को लगता है कि युद्ध लंबा खिंच रहा है, टीपू नहीं हार रहा है। 1784 में उनके साथ मैंगलोर की संधि करेंगे। इस संधि की भी शर्तें वही रहेंगी, बोथ साइड सीडेड बैक टू ईच अदर विनिंग टेरिटरीज। क्लियर है? चलिए, तो यहां से अब क्या होता है भाई? अब 2 बार देखिए ये जीत रहे हैं, दोनों बार मैसूर जीत रहा है अंग्रेजों से। और जब ये जीत रहे हैं तो टर्म एंड कंडीशन क्या है कि एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस लौटा देना है। अब इसके पश्चात क्या होगा? इसके पश्चात तीसरे युद्ध में अंग्रेज जीतेंगे। अब उनको देखिएगा, मराठे भी जीते थे तो क्या किए थे? साल बाई की संधि में एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिए थे। सही है? अब आते हैं, वी आर कमिंग ऑन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? शायद आप लोग को पता नहीं होगा। अमेरिका की क्रांति तो आप लोग को पता है 1776 में हुआ था। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ द 1776 एंड फाइनली अमेरिका गॉट फ्रीडम by the Treaty of Paris in the 1783। 1783 में अमेरिका पेरिस की संधि के द्वारा स्वतंत्र हुआ था। तो अमेरिका जब स्वतंत्र होता है उस समय अमेरिका में गवर्नर जनरल कौन रहते हैं? तो अमेरिका में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस वहां का जो है गवर्नर जनरल रहता है। अब अमेरिका स्वतंत्र हो गया भाई। जब स्वतंत्र हो गया तो अब अंग्रेज वहां से खदेड़ दिए गए। तो
लॉर्ड कार्नवालिस को वहां से ट्रांसफर करके इंडिया लाया जाता है। अब लॉर्ड कार्नवालिस को ये बात पता था कि जब भी अमेरिका का इतिहास लिखा जाएगा तो वहां पे क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि अमेरिका स्वतंत्र किसके समय हुआ, कॉर्नवालिस के समय हुआ। तो अब दामन पे दाग लगा था भाई ने कि वेन एवर द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका विल बी रिटेन, every time it will be recalled that during the time period of the Lord Cornwallis, America got freedom. तो अब दामन पे दाग लगा है, भारत में आए हैं, भारत में आने के बाद कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि फिर से लंदन में इनकी वाहवाही हो जाए। अब क्या करेंगे, इनको कोई नहीं मिलता है, वही एक लड़का टीपू सुल्तान मिलता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत सुने हैं ना। तो कार्नवालिस कहते हैं कि मानो या ना मानो तुम हमारे दुश्मन हो, और खता कुछ भी नहीं थी, इनकी गलती कुछ भी नहीं थी, कोई मतलब ही नहीं था कि युद्ध हो जाए। बस एक वही था कि दामन पे दाग अमेरिका में लगा था, ये कुछ भारत में करना चाहते हैं कि इनकी वाहवाही लंदन में हो जाए, इसलिए बहाना ढूंढा जा रहा था कि कैसे युद्ध शुरू किया जाए। अब बहाना क्या मिलता है भाई, यहां पर अगर देखेंगे आप तो मैप में जो ये केरल का एरिया है नीचे जो है ये ट्रावणकोर था। तो टीपू सुल्तान के बहुत सारे सामान जो थे वो ट्रावणकोर और इनकी सीमा के पास एक माहे बंदरगाह रहता है, वहां पे आते था। उस माहे बंदरगाह पर ट्रावणकोर जो है वो कब्जा करता है टीपू सुल्तान, इसलिए ट्रावणकोर पे अंग्रेज यहाँ पे कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। टीपू सुल्तान ट्रावणकोर पे आक्रमण करेंगे। कार्नवालिस क्या कहेगा कि आप नहीं जानते हैं, ट्रावणकोर हमारा बहुत ही अभिन्न मित्र है। ट्रावणकोर इज माई इंटीमेट फ्रेंड, यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। मराठों को लालच दिया जाएगा, मराठों को कार्नवालिस अपनी तरफ मिलाएंगे, निजाम को अपनी तरफ मिलाएंगे, और टीपू सुल्तान पे अटैक 1790 में कर दिया जाएगा। 2 साल तक युद्ध चलेगा। 2 साल के युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान पराजित होंगे। पराजित होने के पश्चात क्या होगा, दोनों बार देखिए ये जीते थे, मैसूर जीता था। जब जीते थे तो इनकी क्या इन्होंने कंडीशन रखा था, इस बार अंग्रेज जीते हैं, जो कहा जाता है ना अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। अब टीपू सुल्तान को क्या कहा जाएगा कि आधा मैसूर राज्य आप हमें दे दीजिए, यू हैव टू सीडेड बैक फ्रॉम द 50% टेरिटोरियल एरिया ऑफ द मैसूर। टीपू सुल्तान कहते हैं भाई आप जीते हुए हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। 2 बार याद रखिए भाई, 2 बार ये लोग जीते थे। ये लोग क्या करते हैं, जो अंग्रेजों का क्षेत्र जीते थे उसे लौटा देते हैं। इस बार अंग्रेज जीते हैं, कहते हैं कि आधा मैसूर हमें दे दीजिए। टीपू सुल्तान कहता है यू आर द विक्टोरियस, यू कैन पुट एनी टर्म एंड कंडीशंस। अब आधा मैसूर लेने के बाद क्या कहते हैं, कान खोल के सुनिएगा, कहते हैं कि आप हमसे युद्ध लड़े हैं, युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में कितना देना होगा, 3 करोड़ रुपया देना होगा। टीपू सुल्तान, यू हैव टू गिव द अमाउंट ऑफ 3 करोड़ रुपीज एज द वॉर इंडेमनिटी। टीपू सुल्तान कहता है कि भाई साहब दिमाग उमाग आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो सबसे ज्यादा लाभ का क्षेत्र था, जो सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन था, वो 50% मैसूर तो आप ले लिए, और 50% मैसूर लेने के बाद आप कह रहे हैं कि 3 करोड़ रुपया आप हमको दीजिए। वो कहता है मैं मैसूर का शासक हूं, मैं सांसाई हिंदुस्तान नहीं हूं कि 3 करोड़ रुपया आपको दे दूंगा। कहता है एनी हाउ आई विल बी अनेबल टू पे दिस अमाउंट। कान खोल के सुनिएगा, टीपू सुल्तान 1.5 करोड़ रुपया देता है। और कान खोल के फिर सुनिएगा कि जो 1.5 करोड़ रुपया टीपू सुल्तान नहीं दे पाया,
उसके बदले में उसके दो दो मासूम बच्चों को अंग्रेजों ने अपने पास क्या कर लिया, बंधक बना लिया। दो दो मासूम बच्चों को, अरे टीपू सुल्तान कोई कॉमन मैन नहीं है भाई ना, मैसूर का राजा है ना। आप वास्तविकता के धरातल पे सोच के देखिए ना कि हमारे और आपके घर के किसी भी बच्चे को कोई अगर बंधक बना ले तो क्या मैं और आप चैन से रात को सो पाएंगे? क्या मैं और आप जो है चैन से एक मीटिंग का खाना भी खा पाएंगे? सब कुछ अपना बर्बाद हो जाए, लेकिन अपने बच्चों को आदमी कहीं से भी ये नहीं सोच सकता है कि हमारे बच्चे किसी मुसीबत में हो। और एक राजा के दो दो बच्चों को किस लिए गिरवी रखा गया? इसलिए कि तुम हमें 1.5 करोड़ रुपया नहीं दे पाए। टीपू सुल्तान कहता है मैं ये दिन भूल नहीं पाऊंगा। टीपू सुल्तान कहता है मेरे जीवन का एकमात्र, देयर इज द सोल इंटेंशन ऑफ माई लाइफ दैट आई विल वंस अगेन बाउंस बैक एंड एनी हाउ आई विल ट्राई टू डिफीट यू ब्रिटिशर्स। टीपू सुल्तान को क्या लगता, अच्छा वही श्रीरंगपट्टनम की संधि की ये शर्तें रहती हैं, क्लियर है, ये सब पूछा गया है। टीपू सुल्तान को लगता है कि हमें आप कैसे हरा ले गए, हमारे पड़ोसी ही हमारे बागी हुए थे, मीन्स कि मराठे आपके साथ थे और ये निजाम जो था वो आपके साथ थे, इसलिए मैं हार गया। नहीं तो दो दो युद्ध में आपने अपना सामर्थ्य आजमा के देखा था, बाल बाका भी नहीं कर पाए थे। टीपू सुल्तान realized that कि as per my neighbor is my rivals, then there will be sure and certain someone will the rivals of that Britishers. Someone will be the rivals of that Britishers in European continent. मैंने कहा था भाई 100 साल तक लड़े थे ना फ्रांस और अंग्रेज। क्या थे? फ्रांस और अंग्रेज एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। तो टीपू सुल्तान क्या करता है, उसी समय फ्रांस की क्रांति हुई थी। कब? 1789, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुआ था, उसके बाद वो वर्ल्ड हिस्ट्री का मैटर है, वहां पे जैकोबियन क्लब की स्थापना किया गया था। टीपू सुल्तान ज्वाइंड द मेंबरशिप ऑफ दैट जैकोबियन क्लब। और टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। ही प्लांटेड द ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इन दियर टेरिटरी। शायद आप लोग बच्चों नेपोलियन का नाम सुने होंगे। नेपोलियन ना एक जलजला था। जलजला मीन्स कि नेपोलियन का नाम ही काफी था। मतलब शायद ही यूरोप के इतिहास में कोई ऐसा योद्धा आधुनिक समय में पैदा हुआ हो जो नेपोलियन के आसपास भी खड़ा हो सके। टीपू सुल्तान नेपोलियन के पास जाता है, अपनी कहानी सुनाता है, कहता है कि हमारा आधा राज्य लूट लिया गया, हमारा आधा राज्य ले लिया गया और 1.5 करोड़ रुपया मैं नहीं दे पाया, तो मेरे दो दो बेटों को गिरवी बना दिया गया। नेपोलियन कहता है किसको बता रहे हो, ये हमारे पड़ोसी हैं और हमसे बेहतर अंग्रेजों को कोई नहीं जानता है। नेपोलियन कहता है जाओ आराम से रहो। कहता है माय डियर फ्रेंड्स गो एंड टेक रेस्ट, नेपोलियन विल लेड द मिलिट्री एक्सपेडिशन ओवर इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। कहता है नेपोलियन भारत पे आक्रमण करेगा और कहता है हम आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे। नेपोलियन एक नाम था भाई, ने एक ऑरा था। नेपोलियन कहता है हम आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, आई विल कम इन इंडिया अलोंग विद 5 लाख मिलिट्री। मैं भारत में जिस दिन भी आऊंगा, अगर अंग्रेजों के खिलाफ आऊंगा तो मेरे साथ 5 लाख की, उस जमाने 5 लाख की सेना आज अगर आ जाए भाई कहीं पे ना, तो वही थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना, 5 लाख की सेना आज कहीं पे आ जाए ना तो बहुत बड़ा मैटर होगा। नेपोलियन कहता 5 लाख की सेना के साथ आऊंगा एंड आई विल बी नॉट अलोन, अलोंग विद द फ्रांस हु विल बी द अलाई ऑफ द फ्रांस, इजिप्ट एंड रसिया विल बी द एलाई ऑफ फ्रांस। मतलब मेरे साथ रूस भी आएगा, मेरे साथ मिस्र भी आएगा। फिर वही मैंने शुरू में ही जो कहानी की शुरुआत किया कि अंग्रेजों का मुकद्दर उनके साथ रहता है, तो कहानी ये रहती है कि नेपोलियन का फिर वो वर्ल्ड हिस्ट्री का मैटर है। मतलब आप एक लाइन में ये जानिए कि नेपोलियन का भारत पे आक्रमण नहीं हो पाता है।
नेपोलियन के अटैक भारत पे होने वाला था, there was the probability of the there was the proximity of the attack of the Napoleon over the Indian territory. That's why the Governor General Lord Wellesley introduced the subsidiary alliance policy. इसलिए उसने जो है सहायक संधि की नीति लाई थी। तो तुरंत फरमान भेजा जाता है टीपू सुल्तान को कि सहायक संधि की शर्तें जो है स्वीकार करो। टीपू सुल्तान क्या रहता है, सहायक संधि की शर्तें सबसे पहले निजाम स्वीकार करते हैं। निजाम कायर था। मैंने क्या कहा था, मैंने बाजीराव द्वितीय को भी कहा कि कायर थे ना, दौड़ करके जाते हैं वहां पे बेसिन के द्वीप पे और कहते हैं कि मैं साइन करूंगा। टीपू सुल्तान को अपनी मिट्टी से प्यार था, अपनी स्वतंत्रता से प्यार था। वो कहता है, वेलेजली को संदेशा भेजता है कि वेलेजली, टीपू, वही बड़ा फेमस कथन है, वो कहता है गुलामों की तरह 100 वर्ष जीने से अच्छा है कि शेर की तरह कुछ दिन जियो, क्योंकि स्वाधीनता से बड़ा कोई धन नहीं होता है। ललकारता है, कहता है कि कभी भी जीते जी टीपू सुल्तान कभी सहायक संधि स्वीकार नहीं करेगा। आओ युद्ध के मैदान पर हमें पराजित करो और मैसूर को जीत लो। क्या होगा? दिस इज द राइट नाउ इवेंट ऑफ द 4th एंग्लो मैसूर वॉर। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान चारों तरफ से घिर जाते हैं। टीपू सुल्तान अपने सहयोगियों से कहते हैं कि आप लोग जाइए, जिसको भी मुझे टीपू सुल्तान को परिणाम पता था कि क्या है। ही वॉज अवेयर अबाउट द रिजल्ट ऑफ द बैटल। वो कहता है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, जिसको भी डर है वो मेरा साथ छोड़ करके, अपनी सेना से भी कहता है जिसको डर है वो चले जाए, लेकिन मैं इतिहास में इस रूप में याद किया जाना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान लड़ते हुए मर गया, लेकिन जीते जी वो अपनी स्वाधीनता को गिरवी नहीं रखा। और होता क्या है, उसी मैसूर के किले के जो मुख्य द्वार रहता है, टीपू सुल्तान अंतिम सांस तक लड़ता है और लड़ते हुए शहीद हो जाता है। दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ द एंग्लो मैसूर वॉर। और इस तरीके से मैसूर का क्या होता है, मैसूर का विलय कर लिया जाता है। ठीक है।